कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। ठीक, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलोव, जीन पियाजे या फिर वाइगोस्की। हो सकता है कुछ मिसप्रिंट लिखने में आ जाए तो उसे लिए क्षमा करिएगा। ठीक है, कोई चीज़ गलत लिखा हो तो आप समझ जाइए, लेकिन नाम सही होगा, गलत मिसप्रिंट हो सकता है उसमें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। देखिए, कोहलर, कोफका और वर्दीमर जैसे गेस्टाल्ट वैज्ञानिकों ने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत बताता है कि सीखना अचानक हुई सूझ का परिणाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि कोहलर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ही जाएगा यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था। अब इसका देख लेते हैं हम लोग व्याख्या। देखिए, पूर्व पारंपरिक अवस्था में बच्चा नैतिकता को बाह्य दंड से बचने या पुरस्कार पाने के दृष्टिकोण से देखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। लिखा है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, यानी कि स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, अब देखिए, जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारकों से बनी है। एक तो जी यानी कि जनरल सामान्य, और दूसरा एस यानी कि स्पेसिफिक विशिष्ट कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कि अधिगम या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया। तो E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, आप जानते हैं ये, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि प्राणी गलतियां करते हुए सीखता है। इसे उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि SR थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, SR प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं यहाँ पे। विकास गर्भ से कब्र तक चलने वाली निरंतर क्रिया है, इसे निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट है कि कह रहा है मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। तो ऑप्शन से हो जाएगा ए, यानी कि अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। ठीक है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसकी व्याख्या भी है। देखिए, 1908 में अल्फ्रेड बिने और साइमन ने बुद्धि मापन के लिए सबसे पहले मानसिक आयु की अवधारणा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तुओं को पहचानने और वर्गीकृत करने लगता है। तो इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कितने साल तक की होती है, देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है। 7 से 11 वर्ष की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से चीज़ों को वर्गीकरण करने में सक्षम हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, संवेदी गामक जो अवस्था है वो कितने से कितने साल तक की। अगर आपने पियाजे का अध्ययन किया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैस्लो का पदानुक्रम सिद्धांत किस पर आधारित है। आवश्यकताओं पर, प्रोत्साहन पर, अभिप्रेरकों पर या फिर व्यवहार पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि आवश्यकताओं पर। देखिए यहाँ पे लिखा है इसकी डेफिनेशन, थोड़ी सी व्याख्या। अब्राहम मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को 5 स्तरों में, ठीक है, पिरामिड में बांटा था, जहां शारीरिक आवश्यकता सबसे नीचे और आत्म सिद्धि सबसे ऊपर होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि सीखने के वक्र क्या दर्शाते हैं, यानी कि लर्निंग कर्व्स हमें क्या दिखाते हैं। तो सीखने की प्रगति दिखाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, सीखने का वक्र ग्राफ के माध्यम से ये दिखाता है कि अभ्यास के साथ सीखने की गति कैसी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। वातावरण है, वंशानुक्रम है, आर्थिक स्थिति है, विद्यालय है। तो याद रखिएगा, इसका वातावरण सबसे ज़्यादा कारक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए व्याख्या। सामाजिकता समाज में रहने से आती है, इसलिए आसपास का वातावरण बच्चे के सामाजिक विकास का मुख्य आधार है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने को अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया। तो गेट्स और अन्य ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लिखा हुआ है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम में किसने कहा है, गेट्स ने कहा है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
जो है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, स्मृति, अनुकरण। तो अनुकरण आपने जानता है किसी की नकल करना हो जाएगा, स्मृति यानी कि याद रखना, अभिसारी चिंतन जैसे एक वर्ड वाला आंसर। जैसे हम आपसे पूछें कि मान लीजिए आपके स्कूल का नाम क्या है, तो आप अपने स्कूल का नाम बता देंगे, बात खत्म हो जाएगी, वो अभिसारी चिंतन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें एक अच्छा विद्यालय में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आप फिर वहाँ पे जो है कई आंसर सोचेंगे। तो जहाँ आंसर ज़्यादा हो जाएँ, बात समझ लीजिए, जहाँ एक ही आंसर आ रहा हो अभिसारी, और जहाँ आंसर कई जगह यानी कि डाइवर्ज हो जाएँ, सोचने मजबूर हो जाएँ, वहाँ पे होता है अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता किससे आएगी? अपसारी चिंतन से ही तो आएगी। तो ऑप्शन कौन से जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ सृजनशील व्यक्ति किसी समस्या के एक नहीं बल्कि अनेक समाधान खोजते हैं, जिसे अपचारी चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिछड़ा बालक किसे कहा जाता है? जिसकी सीखने की गति धीमी हो, जो शरारती हो, जो मानसिक रूप से विकलांग हो, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो। तो याद रखिएगा, जिसकी सीखने की गति धीमी हो उसे कहते हैं पिछड़ा बालक। चलिए देखिए लिखा है, वे बालक जिनकी शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से कम होती है पिछड़े बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? छात्रों को सक्रिय रखना, सख्त नियम लागू करना, अध्यापक का कठोर व्यक्तित्व, या फिर दोषी छात्रों को दंड देना। देखिए आप अगर पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर आप क्लास में, ठीक है, अगर आप क्लास में जो है बच्चों को सक्रिय नहीं रखते हैं, जैसे बच्चों से, जैसे आपने कोई सवाल पूछा या आपने कोई टॉपिक पढ़ाया और आप बच्चों को समझा नहीं रहे हैं उस टॉपिक को, ठीक है, समझाने के साथ साथ आप एक काम कर रहे हैं, जैसे बीच बीच में उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो बच्चे इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे आपकी क्लास में, ठीक है। जैसे कुछ भी आपने पढ़ा, जैसे आपने मान लीजिए दर्पण के बारे में पढ़ाया, आपने कहा बेटा आप सुबह उठ के जो दर्पण देखते हो, आपको वो सीधे दर्पण को कभी छुआ है, वो कैसा एहसास देता है, या फिर गाड़ी वाला साइड मिरर आपको कैसा एहसास देता है छूने पर, मोटा लगता है, पतला लेता है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वो बच्चे क्या करेंगे, आपके आंसर्स को देंगे और सक्रिय रहेंगे, यानी कि आपकी क्लास में इंटरेस्ट लेंगे। तो वही पूछ रहा है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो छात्रों को सक्रिय रखना, यानी कि ऑप्शन कौन से जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए लिखा भी है, जब छात्र शिक्षण प्रक्रिया में पूरी तरह व्यस्त और सक्रिय होते हैं तो अनुशासनहीनता की समस्या बहुत कम होती है। बच्चे शोर ही नहीं करेंगे आपकी क्लास में, वो पढ़ेंगे सिर्फ आपसे। चलिए, और जहाँ आपने ऐसा टॉपिक पढ़ा है जो है उनको सक्रिय नहीं रखा, तो वो बोर होते रहेंगे। देखिए शिक्षा में किंडरगार्टन प्रणाली की शुरुआत किसने करी? तो फ्रोबेल ने करी थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रोबेल ने इसे बालकों का बगीचा कहा, याद रखिएगा, बालकों का बगीचा किसे कहा? तो फ्रोबेल ने कहा था। किसने कहा था? फ्रोबेल, जहाँ खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे कहा था? जॉन डेवी, पेस्टोलॉजी, हार्वर्ड, या फिर जेम्स। तो ऑप्शन कौन सी जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन डेवी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जॉन डेवी ने ही करके सीखने का विचार दिया और प्रगतिशील शिक्षा की नींव रखी। यार करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डेवी ने दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनियंत्रित, एक मिनट, देखिए, अनियंत्रित विकास, सामान्य से विशिष्ट, व्यक्तिगत अंतर, परस्पर सिद्धांत। याद रखिएगा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यानी कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनियंत्रित विकास, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए विकास के बारे में लिखा है कि विकास एक नियंत्रित, व्यवस्थित और पूर्वानुमानित प्रक्रिया है, ये कभी भी अनियंत्रित नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है अधिगम में पठार का क्या अर्थ है? सीखने की इच्छा, तेज गति, सीखने में अवरोध, या फिर सीखने का समाप्त होना। याद रखिएगा, पठार शब्द याद रखिएगा, अवरोध, तो सीखने में अवरोध, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब प्रगति बिल्कुल रुक जाती है और ग्राफ सपाट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अधिगम का पठार कहते हैं। बात समझ में, अगर इसी ग्राफ की बात करें तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, एक मिनट, देखिए कुछ ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा, सीखने क्या हो जाएगा? सपाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? ठीक है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? अलग विद्यालय में पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल होशियार बच्चों को पढ़ाना है, केवल गरीब बच्चों को पढ़ाना। तो केवल शब्द हटाइए, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी, यानी कि सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, ठीक है। देखिए समावेशी शिक्षा का अर्थ है सामान्य और विशेष बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे अवसर देकर पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिलब्धि IQ का सही सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा, IQ का सही सूत्र होगा मानसिक आयु बटे, सॉरी ये डी नहीं सी होगा, सॉरी सी ने डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100।
ठीक है। तो देखिए व्याख्या, ये सूत्र लुई टर्मन ने दिया था, ठीक है, टर्मन ने दिया था। ये बुद्धि की गणना का सबसे प्रचलित तरीका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, वाटसन या फिर हॉल? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी कि जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों का इतना विस्तार से अध्ययन किया कि उन्हें इस क्षेत्र का क्या कहते हैं, जनक माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, किस अवस्था को खेल की आयु कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। इसमें क्या ही बताएं, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 2 से 6 वर्ष में बच्चा खिलौनों और खेलों में सबसे अधिक समय बिताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्मृति के, ठीक है, स्मृति के कितने मुख्य स्तर होते हैं? तो 3 होते हैं। याद रखिए कौन कौन से, देखिए यहाँ पे लिखा है, समझा देते हैं आपको। स्मृति की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है, यानी कि लर्निंग, रिटेंशन और रिकॉल, पुनः स्मरण, संचयन और कूट संकेतन, यह ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सीखने का सूझ सिद्धांत किसने दिया? तो आप जानते हैं कोहलर ने दिया है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ, कोहलर ने चिंपैंजी, यानी कि चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था, पर प्रयोग करके ये दिखाया कि समस्या का समाधान सूझबूझ से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि वंशानुक्रम से संबंधित समानता का नियम क्या है? बच्चे दादा दादी जैसे होते हैं, बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे माता पिता वैसे बच्चे, या वातावरण का प्रभाव? तो ऑप्शन से हो जाएगा सी, यानी कि जैसे माता पिता वैसे बच्चे, यही होती है वंशानुक्रम। ठीक, हेरिडिटी जिसे कहा जाता है। समानता के नियम के अनुसार संतान अपने माता पिता के गुणों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? छात्रों को फेल करना, शिक्षण में सुधार, केवल अंक, शिक्षक की पदोन्नति? तो नहीं, ये सब कुछ नहीं। ऑप्शन कौन से जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, शिक्षा में सुधार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मूल्यांकन का अर्थ केवल परीक्षा लेना नहीं है, बल्कि शिक्षण के तरीकों में सुधार करना है, ताकि छात्रों को बेहतर समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किशोरावस्था को किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने की? तो जी स्टैनली हॉल ने की। याद रखिएगा जब तूफान वगैरह आता है तो आदमी हॉल के अंदर चला जाता है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन क्या सही जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि स्टैनली हॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है, स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक में, यानी कि एडोलसेंस, अभी देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन तैयार हो गया कि स्टैनली हॉल की लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो वह एडोलसेंस में स्पष्ट कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा, अभिप्रेरणा का सही चक्र क्या है? चालक, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रोत्साहन, चालक, आवश्यकता, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन है कोई नहीं। तो देखिए याद रखिएगा, पहले आवश्यकता, फिर चालक, फिर प्रोत्साहन। यहाँ पे लिखा है इसकी व्याख्या, देखिए पहले आवश्यकता जैसे भूख महसूस होती है, फिर चालक यानी कि जैसे भोजन की खोज में भागना और सक्रिय होता है, और लक्ष्य मिलते ही प्रोत्साहन यानी कि संतुष्टि प्राप्त होती है। याद रखें, तो पहले आवश्यकता, फिर चालक, फिर प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए ये वीडियो आपके लिए बनाई है, बहुत मेहनत से पीडीएफ बनाई है, तो आप इस मेहनत के लिए कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो यूपी टेट सीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सुपर टेट की भी तैयारी इस पर कराई जाएगी। ठीक है, और वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो जो है जिसको मैं सही कर लूँगा। ठीक है, कह रहा है कि शिक्षा में करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डेवी, पियाजे, वाइगोस्की, गांधी जी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये करके सीखने का सिद्धांत हम पढ़ा चुके हैं, जॉन डेवी ने दिया था, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जॉन डेवी ने माना कि बच्चे करके और अनुभव लेकर बेहतर तरीके से सीखते हैं। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, देखिए क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? केवल शिक्षा, केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण? इन केवल को हटाइए, ऑप्शन सी हो जाएगा डी, यानी कि वंशाक्रम और वातावरण दोनों। देखिए लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व न केवल जन्मजात गुणों वंशाक्रम से बनता है, बल्कि परिवेश यानी कि वातावरण से भी आकार लेता है। तो दोनों का प्रभाव अनिवार्य, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।